स्वर्ण सिंहासन अब तक आपने देखा कि यह तीसरी साल भंजिका ने एक कहानी सुनाना आरंभ किया, जिसमें सुभद्रा देश का राजा न्यायवर्धन न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसके दरबार में न्याय के लिए दो मित्र चंद्र और वीर आए। चंद्र धनी और वीर गरीब था। वीर ने चंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने वचन से मुकरते हुए अपनी बेटी का विवाह अब मेरे पुत्र से नहीं करना चाहता। इसके बाद चंद्र ने अपने बयान में कहा कि यहाँ धनी और निर्धन का प्रश्न नहीं है, बल्कि वीर का परिवार कमजोर है। मेरी बेटी ऐसे परिवार में नहीं रह सकती। दूसरी ओर सिंहद्वीप के व्यापारी मणिकर्ण ने वहां के व्यापारी रत्नगुप्त के ऊपर उसे ठगने तथा धोखा देने का आरोप लगाया। अब आगे महाराज ने कहीं भी मणिकर्ण को टोका नहीं। उन्होंने बड़े ध्यान के साथ उसका कथन सुना। अब न्यायवर्धन राजा ने रत्नगुप्त की ओर अपना सिर मोड़ा। रत्नगुप्त तुरंत उठ खड़ा हुआ और महाराज को सविनय प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं कोई नया नहीं हूँ। गत 30 वर्षों से ईमानदारी से व्यापार करता आ रहा हूँ। यह सच्चाई आप भी जानते हैं और नगर के व्यापारी भी। आपको यह भी मालूम है कि व्यापार में मैंने कितना कमाया। ऐसा हीन काम करके अपमानित होने की मुझे क्या आवश्यकता है। उसे 40,000 रुपए देने के बाद ही मैंने इसके माल को अपने अधीन किया। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ और कहने के लिए भी क्या रखा है। एक विदेशी मुझे धोखेबाज कह रहा है, मुझ पर तरह तरह के लांछन लगा रहा है। इससे बढ़कर अपमान क्या हो सकता है। गदगद स्वर में उसने आंसू भरी आंखों से कहा। न्यायवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, रत्नगुप्त, भगवान कृष्ण माखन चोर कहे गए हैं। हम साधारण मानव है। भगवान की लीलाओं के सम्मुख हमें कभी कभी सिर झुकाना पड़ता है। अब यह बताओ कि तुम्हारा उत्तराधिकारी, तुम्हारा प्यारा एकलौत बेटा सकुशल है न सकुशल है। प्रभु, रत्नगुप्त ने सिर झुकाकर ही धीरे से उत्तर दिया। महाराज ने कहा, रत्नगुप्त, इस बात की चिंता करना छोड़ दो कि तुम्हें सभासदों के सामने दोषी ठहराया गया है। एकांत में बैठो और निर्मल हृदय से भगवान का ध्यान करो। भगवान सर्वव्यापी हैं। उसकी दिव्य दृष्टि से कोई भी पाप बच नहीं सकता। फिर उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे रत्नगुप्त को अंदर ले जाएं। फिर महाराज ने मणिकर्ण से कहा, मणिकर्ण, रत्नगुप्त प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। तुम उसके लिए पुत्र के समान हो। व्यर्थ ही चिंतित न होना। थोड़ी देर तक बैठ जाना। उधर राजा की बात सुनते ही रत्नगुप्त सोच में पड़ गया और सैनिकों के पीछे पीछे चल गया। इधर मणिकर्ण भी ताड़ नहीं पाया कि राजा का क्या निर्णय होगा। वह बहुत ही आतुर दिखाई दे रहा था। वह जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। राजा ने तीसरे फरियादी को बुलवाया। यह तीसरी फरियाद एक बूढ़ी माँ और उसके इकलौते बेटे के बीच के झगड़े को लेकर थी। राजधानी से दूर के एक गांव में ये रहते थे। अभियोगी पुत्र ने पहले अपना बयान दिया। महाप्रभु, मैं मानता हूं कि मेरी पत्नी काम काज अच्छी तरह से नहीं जानती। यह एकदम नादान है। अगर उससे कहा जाए कि कौन सा काम कैसे करना है, तो वह अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाती है। न ही चिढ़ती है, ना ही नाराज होती है। वह छल कपट जानती ही नहीं। पर यह बुढ़िया जब देखो उसे गाली देती ही रहती है। उसके पीछे पड़ जाती है। क्या क्या गाली उसे नहीं देती। प्यार से उससे बात करती ही नहीं। प्यार से उसका नाम लेकर बुलाना जानती ही नहीं। 2-3 दिनों में एक बार उस पर हाथ भी चलाती है। बेचारी मेरी पत्नी रोती ही रहती है। अपना मुंह सीकर बैठ जाती है। मैं कहता रहता हूं कि एक मासूम को मारने से नरक जाओगी, मारने का यह बुरा काम छोड़ दो। यह मेरी बात अनसुनी कर देती है। अब मरे सामने कोई और दूसरा चारा नहीं था।
अपनी पत्नी को लेकर ही चला जाना चाहता था, किंतु इसने प्रतिज्ञा की कि अगर हमने चौखट के बाहर कदम रखा तो आत्महत्या करके मर जाएगी। वह कुएं के पास दौड़ी दौड़ी गई थी। ग्रामाधिकारी से मैंने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। यह उसकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, फिर से कुएं में कूदने गई, पर उसी ने इस बुढ़िया को मीठी मीठी बातों से समझाया और चुपके से हमें यहाँ एक बैलगाड़ी में बिठाकर भेजा। बेटे के बयान के समाप्त होते ही बुढ़िया ऊंचे स्वर में कहने लगी, शाबाश, सास अगर बहू को पीटे तो इसमें क्या गलती है? वह तो उसका अधिकार है। इस छोटी सी बात के लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? मैंने आज तक नहीं ऐसी बात सुनी और नहीं देखा। कुछ भी हो, ये दोनों चुपचाप मेरे साथ ही मेरे ही घर रहें। अगर मुझे छोड़कर चले जाएं तो कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लूंगी। राजा ने 2 सैनिकों को तुरंत बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग इस बुढ़िया को रस्सियों से बांध दो। नगर के बाहर श्मशान के पास जो कुआं है उसमें फेंक दो। इसके मुंह में कपड़े ठूंस दो ताकि वह चिल्ला न सके, अनाप शनाप बोल न सके। राजा ने आज्ञा दी। राजा की आज्ञा सुनकर माँ और बेटा दोनों निश्चेष्ट हो गए, पर बुढ़िया ने अपने को क्षण भर में संभाल लिया और उसको बांधने के लिए आए सैनिकों से बचने के लिए इधर उधर बेतहाशा भागने लगी और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगी, बाप रे, यह भी कोई मौत हुई। हे भगवान, ये राजा भी कैसे राजा है जो मुझे कुएं में फेंकवाना चाहते हैं? यह तो मौत के मुंह में डालना है। सैनिकों ने आखिर उस बुढ़िया को आसानी से पकड़ लिया, उसके हाथों को पीछे मोड़कर रस्सी से बांध दिया। तब राजा ने बुढ़िया को अपने पास आने को कहा। जब वह पास लाई गई तब राजा ने उससे कहा, हठी बुढ़िया, तुम तो धमकी देती रही कि कुएं में गिरकर आत्महत्या कर लूंगी। अगर मैंने तुम्हें कुएं में फेंकने को कहा तो इसमें क्या गलती है? तुमने मुझे मायावी राजा कहा। इस अपराध के लिए तुम्हें कुएं में नहीं फेंकवाऊंगा बल्कि मगरमच्छों वाले तालाब में डलवा दूंगा। फिर उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि बुढ़िया को ले जाकर मगरमच्छ वाले तालाब में फेंक दो। बुढ़िया रोने धोने लगी और कहने लगी, महाराज क्षमा करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे न मरवा। मैं कभी भी कुएं में गिरकर आत्महत्या करने की धमकी नहीं दूंगी, अपनी बहू को मारूंगी भी नहीं। मेरा विश्वास कीजिए महाराज, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम जैसे लोगों का एतबार नहीं किया जा सकता। इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर उसने सैनिकों से उसे जेल में बंद करने को कहा। अधिकारियों को आज्ञा दी कि इस बुढ़िया को एक ही वक्त खाना खिलाया जाए और हर दिन चाबुक से 4 बार इसे पीटा जाए। फिर कभी कुएं की बात मुंह से निकालती है तो मगरमच्छों के तालाब में फेंक देना। हाथों और पैरों के बंधे रहने के कारण छटपटाती बुढ़िया को जबरदस्ती सैनिक वहां से ले गए। अपनी मां की इस हालत को देखकर बेटे की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, महाराज, मेरी मां को क्या सचमुच मगरमच्छों के तालाब में डलवा देंगे? राजा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। मरने की धमकी देने वाले को सावधान करने का यह एक तरीका है। सैनिक भी यह राज जानते हैं। 2 दिनों तक कारावास में अकेली रहेगी तो तुम्हारी मां की बुद्धि ठिकाने पर आएगी। इन दोनों तक तुम सराय में रहो और बाद में मां को अपने साथ ले जाना। अगर बुढ़िया भविष्य में अनाप शनाप कुछ बोल भी जाए तो अपनी पत्नी से कह रखना कि वह उनकी परवाह न करे। अब जा सकते हो। बुढ़िया का बेटा प्रसन्न होता हुआ महाराज को बारंबार प्रणाम करता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद महाराज ने वीर को वहां बुलवाया और उससे कोमल स्वर में पूछा, अब तक तुम्हारा जोश ठंडा पड़ गया होगा, अब अच्छी तरह सोचकर बताना, तुमने क्या चंद्र के परिवार की मितव्ययता की प्रशंसा करते हुए अपने परिवार की सुस्ती पर अपने आप को कोसते हुए मन ही मन एक बार ही सही सोचा कि नहीं? अपने आप वर घृणा हो गई कि नहीं? वीर जान गया कि महाराज के कोमल स्वर के पीछे कितनी धार है, कितना पैनापन है।
वह डर रहा था, पर उत्तर दिए बिना रह नहीं सका। उसने कहा, महाराज, एक बार नहीं, 100 बार अपने आप को कोसता रहा। अपनी पत्नी और बच्चों को भी खूब डांटा। फिर भी वह आगे कुछ कहने के लिए घबरा रहा था। फिर भी इसका यह मतलब हुआ कि तुमने अपनी गलती मान ली। तुमने उनके दोषारोपण को स्वीकार किया और उनसे सुलह करने की ठान ली। है न? क्या तुम मानते हो कि चंद्र अपनी बात से जो मुकर गया उसका कारण धन नहीं बल्कि तुम्हारा बेजिम्मेवार व्यवहार है? राजा ने पूछा। कोई और चारा न पाकर वीर ने शिष्टतापूर्वक अपना सिर हिलाया। राजा ने उसके मुख पर यह नापसंदगी स्पष्ट देखी। अब इस बार उसने कठोर स्वर में कहा, वीर, तुम लोग सुस्त हो। अपनी सुस्ती तुम लोग त्याग नहीं सके। मेहनत करके अपने को सुधारने का प्रयास तुम लोगों ने कभी भी किया ही नहीं। सारा दोष चंद्र पर मढ़ना चाहते थे, है कि नहीं? वीर की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन सब के मूल में मेरी सुस्त पत्नी है। मैं उसे अपने काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज ने उसे डांटते हुए कहा, वीर, यह न कहो कि पूरी गलती तुम्हारी पत्नी की ही है। तुममें थोड़ी सी बुद्धि होती तो तुम उसके वश में न होते, उसी को अपनी तरफ ओर पाते। जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हें हफ्ते भर की मोहलत देता हूँ। ठीक 7वें दिन तुम पत्नी और बच्चों को मेरे पास ले आना। यहाँ के अध्यापक वृत्ति विद्या को सिखाने वाले निपुण उनकी योग्यता की परीक्षा करेंगे और तदनुसार उन्हें सुधारेंगे, संवारेंगे। हम तत्संबंधी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेंगे, परंतु हाँ, इसके लिए अपनी फसल का आधा भाग ग्रामाधिकारी को सौंपना होगा। तुम सोचते होगे कि जब मेरे पास जमीन ही नहीं रही तो कहाँ से लाकर दूंगा। ग्रामाधिकारी से कहकर तुम्हें 1 एकड़ की उपजाऊ भूमि दिलाएंगे। उस खेत में तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर काम करें और उसे और उपजाऊ बनाएं। फसल में आधा तुम्हारा और आधा सरकार का, महाराज ने कहा। फिर राजा ने चंद्र की ओर मुड़कर कहा, चंद्र, अगर अपनी बेटी का विवाह तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर है तो ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना। जो भी हो, वीर तुम्हारा परम मित्र है। अगर उसका जीवन सही मार्ग पर चल नहीं रहा हो तो उसे सुधारना, उसकी सहायता करना मित्र होने के नाते, एक सहज मानव होने के नाते तुम्हारा धर्म है। इस धर्म को मनसा वाचा कर्मणा अगर तुम निभाओगे तो वीर का जीवन सुधरेगा। भविष्य में तुम दोनों के संबंधों में उन्नति होगी। वचन से मुकर जाना मेरी दृष्टि में गलत काम है। आखिर भूल भूल ही होती है। अपनी इस भूल को सुधार लेना तुम्हारे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि किसी मनमुटाव के बिना व्यवहार करो। महाराज के न्याय निर्णय पर चंद्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अवश्य ऐसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। हमने वीर को हीन, तुच्छ और अयोग्य समझा, उसे किसी काम के लायक नहीं समझा। यह हमारी भूल है। आगे से उसे अपना ही समझकर उसमें सुधार लाएंगे। हम वचन देते हैं। वीर ने भी राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों वहां से चले गए। तब अकेले बैठे रत्नगुप्त को राजा ने बुलवा भेजा। तब महाराज के समीप ही बैठे भौमदेश के युवराज कुमार केतु ने देखा कि रत्नगुप्त का चेहरा कांतिहीन है, वह बहुत ही शिथिल दिख रहा है। महाराज ने तब रत्नगुप्त से कहा, लगता है कि आप अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हैं। इसमें इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मणिकर्ण का पिता भी तुम्हारी ही तरह अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित रहा होगा। फिर मणिकर्ण की ओर मुड़कर महाराज ने कहा, कर्ण, रत्नगुप्त तुम्हारे पिता समान हैं। इन्हें अपने साथ ले जाओ और कल अकेले यहाँ आना। मणिकर्ण रत्नगुप्त को साथ लेकर संदेहपूर्वक देखते हुए वहां से चला गया। महाराज का बिना कोई निर्णय लिए उन लोगों को वापस भेज देना मणिकर्ण को अच्छा नहीं लगा। वह बहुत निराश हुआ।
फिर भी उसे यह आशा थी कि महाराज संभवतः कल उसी के पक्ष में निर्णय लेंगे और उसके साथ न्याय करेंगे। उसने और रत्नगुप्त ने सविनय महाराज को प्रणाम किया और दोनों वहां से चले गए।